नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं आपको आपके टीवी7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। तो पहली खबर हमारी उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और इस बार केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और धामी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत नैनीताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार की उपलब्धियों और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन भाजपा को अभी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम शुरू कर देना चाहिए। और बैठक के दौरान जब राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को निशाना बना लिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान अक्सर तथ्यों और देश की भावनाओं के विपरीत नजर आते हैं, इसलिए देश की जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। धामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। और मुख्यमंत्री धामी ने सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना उचित नहीं है। धामी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगने जैसी राजनीति देश के सैनिकों और उनके परिवारों का मनोबल कमजोर करती हैं। उन्होंने कहा कि सेना का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और धामी ने राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की लोकतांत्रिक ताकत और उपलब्धियों को मजबूती से रखना चाहिए। उनके अनुसार देश की छवि को कमजोर करने वाले बयान भारत के हित में नहीं है और भाजपा लंबे समय से राहुल गांधी पर विदेशों में भारत की आलोचना करने का आरोप लगाती रही है। और धामी ने भी इस मुद्दे को जो है वो दोहराया है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी का यह दौरा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नैनीताल और कैंची धाम क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो है लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार नई सड़कें, पार्किंग सुविधाएं और वैकल्पिक मार्ग विकसित करने पर तेजी से काम कर रही है। यानी सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि उनका यह भी कहना था कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में नए लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही उत्तराखंड को नया लोकायुक्त मिलेगा। धामी ने दावा किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि हिमालय, गंगा और यमुना जैसी प्राकृतिक धरोहरें केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की अमूल्य संपत्ति है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। अपने संबोधन में अंत में मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विकास और सुशासन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आश्वासन दिया और ये भी कहा कि विश्वास भी जताया। साफी तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने विश्वास भी जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर जनता का आशीर्वाद हासिल करेगी। वहीं राहुल गांधी पर उनके तीखे हमलों ने उत्तराखंड की राजनीति में नया सियासी तापमान पैदा कर दिया है और आने वाले दिनों में इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी रह सकती है। तो चलिए इसी के साथ सीधा रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया की दो सबसे करीबी माने जाने वाली ताकतों अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिस इजराइल को अमेरिका दशकों से अपना सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानता रहा है, अब उसी पर अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी करने का शक बताया जा रहा है।
ये खुलासा ऐसे समय में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान युद्ध को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका रक्षा मंत्री या फिर अमेरिका रक्षा विभाग की बात करूं, पेंटागन ने इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे के स्तर को बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है, जो उसकी सबसे गंभीर श्रेणी मानी जाती है। और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA ने हाल ही में आंतरिक मूल्यांकन जारी किया। इस मूल्यांकन में आशंका जताई गई कि इजरायली खुफिया एजेंसियां अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी रणनीतिक चर्चाओं के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इजराइल को बेहद आक्रामक खुफिया जानकारी जुटाने वाला देश मानती रही हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद चिंताएं और बढ़ गई। और बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी जब इजराइल का दौरा करते हैं तो उन्हें विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जाता है, और इनमें बर्नर फोन का भी इस्तेमाल, अस्थायी लैपटॉप रखना और संवेदनशील बातचीत से बचना, ये सब शामिल है। यहाँ तक कि कई अधिकारी होटल के कमरों में भी गोपनीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि उनकी बातचीत पर नजर रखी जा सकती है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि ईरान युद्ध से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई कई मतभेद सामने आए हैं, खासकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, लेबनान में हमलों और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर दोनों नेताओं के बीच जो तनाव बढ़ा है। और कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि ट्रंप इजराइल की कुछ सैन्य कार्रवाइयों से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। सीधे तरीके से अगर हम आपसे बता दें कि यहाँ पर इस घटनाक्रम के तहत ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसने नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान युद्ध और मध्य पूर्व की बदलती परिस्थितियों ने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार पैदा कर दी है? क्या रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पेंटागन की ये रिपोर्ट दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली साझेदारियों में से एक है और इन पर नए सवाल खड़े करती है। आने वाले दिनों में इस मामले पर दोनों की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है, और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा से विपक्ष खासकर की समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था, दंगों और धार्मिक आयोजन का मुद्दा उठाते हुए पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पहले त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान तनाव और दंगों का माहौल बना रहता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा, रामनवमी और जितने भी धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन को हमेशा तनाव की आशंका बनी रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान त्योहारों का माहौल अक्सर दंगों और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं से प्रभावित होता था। योगी ने कहा कि उस दौर में कानून का राज नहीं बल्कि अराजक तत्वों का प्रभाव दिखाई देता था, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में त्योहार शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों और दंगाइयों के हौसले पस्त हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग समाज में अशांति फैलाने या उत्सवों के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपराध और माफिया के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो लोग पहले सत्ता के संरक्षण में अपराध करते थे, आज वो या तो जेल में हैं या तो कानून के शिकंजे में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी, माफिया या दंगाई के साथ समझौता नहीं करेगी। उनका स्पष्ट संदेश था कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों पर भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को पहचानना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जनता विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर ही अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं का लाभ
लोगों तक पहुंचाने का आह्वान दिया। और अपने संबोधन में काफ़ी ऐसी बातें कही थी योगी आदित्यनाथ ने जो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चित बन चुकी है। हर 2027 के चुनावों के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अपने संबोधन में अंत में योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और भय की राजनीति से आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहचान अब विकास, निवेश और सुरक्षा और सुशासन से बन रही है। गोंडा की सभा में दिया गया उनका संदेश साफ था कि भाजपा आने वाले चुनावों में कानून व्यवस्था और विकास को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। और वहीं समाजवादी पार्टी पर उनके हमलों ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर और तेज होने की संभावना है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। T20 विश्व कप 2026 के बाद अब टीम इंडिया के अगले T20 सेटअप को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरें हैं कि चयनकर्ता आने वाले T20 चक्र के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े खिलाड़ियों की भूमिका बदल सकती है, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है और इन सब के बीच वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है। लेकिन पहले आपको बता दें कि T20 क्रिकेट में पिछले कुछ वर्षों से सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को कई मुकाबलों में जीत दिलाई, लेकिन क्रिकेट में प्रदर्शन के साथ साथ भविष्य की योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। और रिपोर्टों के अनुसार चयनकर्ता अब अगले विश्व कप चक्र को ध्यान में रखते हुए टीम में युवा खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर देने का विचार कर रहे हैं और यही वजह है कि कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक टीम का ऐलान नहीं हुआ है। श्रेयस अय्यर का नाम भी इस चर्चा में सामने आया है, लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का नाम जो है वो भी जो निकल कर आ रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं। और वैभव सूर्यवंशी को बताइए कि इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। वैभव सूर्यवंशी को जो है T20 में टीम में ले लिया गया है, यानी वैभव सूर्यवंशी अब बड़े स्तर पर, एक तरीके से कहूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वो रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को लेकर वैभव सूर्यवंशी के घर में खुशियों का माहौल तो है ही, साथ ही आपको ले चलते हैं सीधा और सुनाते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के परिजनों का, वैभव सूर्यवंशी की दादी का क्या कुछ कहना है। पूरा देशवासी को खुशी है और यह सब मेरा किसी बाबू का नहीं है। हाँ, मेरा बाबू ने मेहनत किया, मेरा पोता निकल गया। कहना है इससे अद्भुत और हम लोग के लिए खुशी और प्रशंसा की क्या बात हो सकती है कि आज इसका अंडर 90 T20 टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला। और इसलिए मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सभी चयनकर्ताओं को हार्दिक आभार धन्यवाद देता हूँ, वैभव को बधाई देता हूँ कि इतनी कम उम्र में क्रिकेट जीत इतनी बड़ी उपलब्धि उसने हासिल किया है। आज मेरे परिवार के लोग, देश के लोग सभी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और वैभव ने क्रिकेट जीत में अपने इसी तरह और अद्भुत खेल के द्वारा अपने प्रतिभा को निखारता रहे और क्रिकेट जीत में अपना नाम रोशन करता रहे, यह इसलिए मेरा आशीर्वाद है। तो क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में टीम इंडिया के T20 ढांचे में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें आगामी टीम चयन पर टिकी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट का अगली T20 कप्तान कौन होगा, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किन बड़े नामों को बाहर बैठना पड़ सकता है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां भविष्य की टीम तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, अभिजीत डिपके। खुद को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला बताने वाले अभिजीत और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में बहस चलती रही है। कई लोग उनकी तुलना उस आंदोलन से कर रहे हैं जिसने एक दशक पहले देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया, यानी अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और उससे निकले अरविंद केजरीवाल मॉडल से। अब सवाल यह है कि क्या अभिजीत डिपके भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं या फिर सिर्फ एक क्षणिक चर्चा है। दरअसल अभिजीत डिपके ने हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था, सरकारी जवाबदेही और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाई है। खास तौर पर नीट परीक्षा और छात्रों से जुड़े विवादों पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है और दिल्ली में हुए उनके हालिया प्रदर्शन ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी है और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं।
और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। और यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को एक नए राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, जिसमें वो सीधे तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ सोशल मीडिया पर सुबह से ये ट्रेंड चल रहा है कि आम आदमी पार्टी की सीजेपी, यानी आपकी सीजेपी, यानी आम आदमी पार्टी की कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीधे तरीके से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में अरविंद केजरीवाल का भी हाथ है। और कॉकरोच जनता पार्टी नाम अपने आप में लोगों का ध्यान खींचता है। अभिजीत डिपके का कहना है कि आम नागरिकों को जो आम नागरिक है उनको व्यवस्था अक्सर उसी तरह नजरअंदाज करती है जैसे लोग एक कॉकरोच को देखते हैं। और उनका दावा है कि उनकी पार्टी उन लोगों की आवाज बनना चाहती है जिन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। और यही संदेश उन्हें पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग पहचान देने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल इतना समझना आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी ही फोटो, इनकी ही तस्वीर जो है मनीष सिसोदिया के साथ काफी वायरल हुई। और ये जो एक तरीके से प्रदर्शन था, ये कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के किए हुए प्रदर्शन की याद दिला रहा है, जो उन्होंने करप्शन के खिलाफ करी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ करी थी। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी भी एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है। और ये पूरा मुद्दा चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद हुआ था। खैर चलिए, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जितनी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से संगठित है या कॉकरोच जनता पार्टी का सीधा जुड़ाव अरविंद केजरीवाल से है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में एक मुद्दा बनाती जा रही हैं। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।